नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 28 पर सरकार का ध्यान, किसानों पर मेहरबान। ये बात इसी मंच पर हम कई बार आज का मुद्दा के प्लेटफॉर्म पर कर चुके हैं कि भारत की आर्थिक उन्नति का जो मूल मंत्र है वो किसानों की प्रगति के पीछे है। किसान एक ऐसा घटक है, कंपोनेंट है भारत का सदियों से, जो दुनिया का सबसे कठिनतम काम यानी धरती की सीने पर अपनी मेहनत परिश्रम के बीज बिखेर के अनाज उगाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे उसका हक नहीं मिल पाता है। लागत इतनी बढ़ गई है, उसके पास अपनी उपज को बेचने के लिए सही मंच नहीं है। और ये भी सही बात है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन उन कोशिशों में मैं नहीं कहूँगा कि उसमें कोई कमी छोड़ने की बात थी, लेकिन किसान की हालत इतनी बिगड़ती चली गई है कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये बात बिल्कुल सही कही। नई पीढ़ी जो कहावत और मुहावरे नहीं समझती है उसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, यानी आपने ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब ये है कि जैसा विशालकाय प्राणी है ऊंट, और आप उसे खाने के लिए जीरे के बराबर यानी इतनी सी चीज़ दें, तो मर्ज बढ़ता गया। ज्यों ज्यों दवा की जितनी कोशिशें हुई, किसान की तकलीफ उतनी ही बढ़ती चली गई। चुनाव आते हैं तो फिर किसान के लिए बात होती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार चुनाव के पहले नहीं, अभी तो चुनाव में 3 साल है, तब किसानों की बात कर रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों तक कुछ वास्तविक मदद के पक्ष और पहलू पहुँचे। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर डिबेट। सरकार का किसानों पर फोकस, 2028 को लेकर अभी से चौकस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के चलते 2025 में सरकार ने पूरा साल उद्योग निवेश को दिया है। एक के बाद एक कई नवाचार भी किए, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। अब 2026 में सरकार किसानों पर फोकस रखेगी। इतना ही नहीं, बचे हुए 3 साल का रोड मैप भी अभी से तय करके सरकार आगे बढ़ने की तैयारी में है। खेती पर फोकस के साथ ही किसानों को बड़ा संदेश भी होगा कि सरकार का उन पर पूरा ध्यान है। इस वर्ष कृषि वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आगामी वर्ष उन्होंने कृषि को समर्पित किया है। मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं कृषि को समर्पित होगी और कृषि के हर क्षेत्र में किसान समृद्ध हो, स्वावलंबी हो और उसकी उन्नति हो। इसलिए जितने भी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं जो ला रही है वो ज़मीन पे उतरे और नई योजनाएं क्या क्या हो सकती है, और पूरे वर्ष भर वो कृषि के लिए सरकार काम करेगी। मध्य प्रदेश किसान बहुल प्रदेश है, इसलिए सत्ता का रास्ता भी किसानों से होकर ही गुजरता है। बीजेपी सरकारों ने अन्नदाता का विश्वास जीतने में सफलता भी पाई है। प्रदेश सरकार 11 जनवरी को बड़ा किसान सम्मेलन करने जा रही है। वहीं कांग्रेस किसानों पर बीजेपी के फोकस को सियासी चश्मे से देख रही है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 2026 से किसान समृद्धि वर्ष बनाएगी। बधाई हो। किसानों की आपको याद आई, चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन क्या आपने किसानों से 2023 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे किए? क्या आपने गेहूं 27 रुपए कुंटल में खरीदा? क्या आपने धान 31 रुपए कुंटल में खरीदा? क्या मक्का के भाव दिए? क्या सोयाबीन के भाव दिए? आपने कोई भी फसल के भाव नहीं दे पाए, वादे से मुकरे हैं। सरकार ने किसानों का दिल जीतने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन किसान कितना समझ पाएंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी। हमारे सवाल देखिए, क्या सरकार किसानों के बहाने 2028 की चुनावी तैयारी पर फोकस कर रही है? क्या किसान सम्मेलन से सरकार किसानों के साथ होने का संदेश दे रही है? कांग्रेस को सरकार का किसान कल्याण सियासी ही क्यों नजर आता है? चलिए, और अब मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर
बीजेपी विधायक मोहन सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। ठंड का असर दिख रहा है मेरे ऊपर भी और उनके ऊपर भी। और संतोष गौतम जी हैं, इंदौर में भी ज़बरदस्त ठंड का कहर है, उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। चैतन्य जी, कैसे देखते हैं? किसानों की तरफ आई है ये कहना तो ठीक नहीं होगा। किसानों की तरफ पीठ करके कोई सरकार खड़ी हुई नहीं है और ना हो सकती है। किसान हमेशा मसला रहा है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। दरअसल ये खेती की लागत ही सुरसा की तरह इतनी बढ़ती चली जा रही है, कीटनाशक, बीज, तमाम चीज़ें, कि किसान की मदद हम जैसे जैसे करते हैं तो वही शेर है कि जैसे जैसे हम मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। अब मध्य प्रदेश सरकार बात कर रही, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए शरद जी, किसान किसी भी सरकार के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी मानी जाती है। अभी तक का जो अनुभव है, ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो आज भी वैसी है जैसे आज से 10 साल पहले थी। और उसके पीछे जैसा आपने बताया कि हर चीज़ की जो कीमतें बढ़ रही हैं। अब खाद का आप मसला देखिए कि पिछले लंबे अरसे से खाद को लेकर तमाम परेशान है किसान। धार में भी बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हुआ था। तमाम जगह के जो किसान हैं वो यूरिया को लेके, खाद को लेके परेशान हैं। खाद की उपलब्धता कितनी है और उसको किस तरह से बांटा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और कई खबरें भी ऐसी आई हैं कि खाद की लाइन में लगी हुई महिला की मृत्यु हो गई। तो किसान को लेकर सरकारें चिंतित तो हैं, लेकिन उनके जो आगे बढ़ाने के लिए कोशिश अगर मोहन सरकार कर रही है तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है। अगर अगले वर्ष उसको वो किसान समृद्ध योजना ला रही है जिसमें तमाम जो योजनाएं हैं वो किसानों से संबंधित होंगी, तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। और उसमें किसानों की जो समस्याएं हैं, देखिए किसान का पूरा जो रहता है वो रहता है प्रकृति पर निर्भर रहती है किसानी। अगर बहुत अच्छी बारिश हो गई तो ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो परेशानी है, अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ता है। इसके अलावा फिर रात में 2-2 बजे रात को बिजली की व्यवस्था नहीं है तो 2-2 बजे रात को उनको पानी देना पड़ता है। तो किसान की ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त रूप से संघर्ष वाली होती है और जब वो फसल आती है तब उसको लगता है कि उसका जो है श्रम है वो बेकार नहीं गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि कई बार इतनी ज़्यादा फसल आ जाती है। अभी आप देखिए कि प्याज 5 से 7 रुपये किलो बिक रही है, जबकि कभी कभी वो 40 और 50, 60 रुपये तक पहुंच जाती थी। आलू की वो स्थिति है कि 100 रुपये में 10 किलो आलू मिल रहा। तो कई बार ये भी होता है कि जब किसान को ही लगता है कि इसका अच्छा दाम मिलेगा तो तमाम किसानों के दर्द पे तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है भट्ट साहब। उनकी समस्याओं का कोई और छोर नहीं है। जैसे इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का और इस आकाश का कोई और छोर नहीं है, वैसे उनकी तकलीफ और दर्द का कोई और छोर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी प्रणाम है इस धरती पुत्र को जो अपनी तकलीफ़ों को पीछे करके आगे खड़ा होकर आपके हमारे भोजन की व्यवस्था करता है, शाक सब्जी की व्यवस्था करता है, पुष्प की व्यवस्था करता है। इस समय वही कहानी याद आती है प्रेमचंद की, पूस की रात। इस कड़क ठंड में जब आप और हम 4-4 गर्म कपड़े पहन के भी ठंड महसूस कर रहे हैं, और आप सोचिए कि रात 3 बजे नहर से पानी लगाने के लिए अगर कोई किसान अपने परिवार के साथ निकले तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई हमसे कहे तो हम तो शायद लाखों रुपए का प्रस्ताव भी ठुकरा दें कि अरे भैया 2:30-3 बजे जाके पानी लगाना ये संभव नहीं है। तो ये किसान की दशा है। और मैं फिर कहूँगा कि एक बहुत बड़ी योजना की ज़रूरत है, एक सी चेंज की ज़रूरत है किसान के लिए। बहुत सोचने की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष को, आरोप प्रत्यारोप के बीच में किसान को मिलती है तो सिर्फ आश्वासन, इधर से भी उधर से भी। जी गौतम साहब, आपकी टिप्पणी, फिर मैं चलूँगा मोहन जी की तरफ। जी देखिए शरद जी, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर इस सरकार ने भी पूस की रात कहानी पढ़ी होती प्रेमचंद की, उसको किसान का दर्द पता होता। लेकिन किसान का दर्द इस सरकार को नहीं पता, ये बिल्कुल स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि 21,000 से लेकर 22,000 किसानों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के 2 दशक से ऊपर के कार्यकाल में अभी तक कर ली है आत्महत्याएं।
लेकिन ये जो सरकार है इसके कानों पर जू नहीं रहेंगी। हम लोग लगातार मांग करते आए हैं कि किसानों को उनके समर्थन मूल्य दो, लागत मूल्य दो, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा कि किसानों को 2700 रुपए क्विंटल का समर्थन मूल्य गेहूं के लिए नहीं दे पाई है ये सरकार। हमने देखा है कि धान का 3100 रुपए का समर्थन मूल्य नहीं दे पाई है ये सरकार। सोयाबीन के किसान 6000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, वो नहीं दे पाई है सरकार। जो फसलों की तुलाई है वो केंद्रों पर नहीं करवा पा रही सरकार। बिचौलिए सक्रिय हैं, भावांतर योजना फेल हो गई है। लेकिन अब चूंकि इनको ध्यान डाइवर्ट करना है, आगे का अपना नैरेटिव सेट करना है, उसका कारण ये है कि पूरी शरद जी इसमें किसानों के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। जो उन्होंने टाइमिंग रखी है, शायद 11 तारीख का इन्होंने जो समय रखा है, वो समय इसलिए रखा है कि पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर निगाहें पूरे देश की पड़ी हुई है कि इस मध्य प्रदेश में 22 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के बाद भी जनता शुद्ध जल के लिए तरस रही है। शुद्ध जल के अभाव में जनता की मौत हो रही है यहाँ पर इस मध्य प्रदेश में। और इंदौर जैसे शहर में जिसको सफाई के तमगे कई बार मिले हैं, लेकिन वहां यदि पानी के नाम पर जहर बांट दिया इस सरकार ने, तो इस सरकार को अपनी फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई इवेंट करना था। क्योंकि 12 तारीख को कांग्रेस का भी एक बड़ा प्रदर्शन है उन जल से, गंदे जल से, दूषित जल से हुई मौतों को लेकर। तो ये अपनी सरकार अपने चेहरे को, अपने विभत्स चेहरे को छिपाना चाहती है, जिसने पानी के नाम पर जहर बांट दिया। और ये पूरे इंदौर की कंडीशन है कि पूरे इंदौर में पानी की हालत खराब है। तो जो इंदौर, जो मध्य प्रदेश का चेहरा है, अगर तो वही यह हाल है तो बाकी शहरों में क्या हाल होंगे? हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा शहर जल के मामले में बिल्कुल ढेर पर बैठा है वहां जहर बटने के ऊपर। तो जब खराब शराब जो होती थी, जहरीली शराब, उससे मौतें तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन जहरीले जल से अगर इस मध्य प्रदेश में मौतें हो रही है तो मोहन सरकार को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि वो संवेदनशील है। तो किसानों के प्रति संवेदनशीलता की तो बात ही भूल जाइए। इतनी आत्महत्याओं के बाद भी अगर अब ये सरकार कह रही कि हम किसानों के बारे में सोचेंगे, तो आपको अब सोचने का नहीं, अभी तक का रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करने का समय। बताइए कि क्यों नहीं दे पाए आप समर्थन मूल्य, क्यों नहीं दे पाए आप अभी तक चलिए मैं जवाब लेता हूं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात ही कहां गई वो बातें? ये प्रश्न आज जनता ने इनके सामने रख दिए, इनको बताना चाहिए। मोहन जी, गौतम जी ने सवाल भी खड़े किए हैं, कुछ गंभीर आरोप भी हैं उनके, उत्तर दीजिए। देखिए शरद जी, असत्य पर आधारित कांग्रेस का जो अपना कार्य है उस पर वो जारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसानों की चिंता अगर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को नहीं होती, तो जनता तो इस बात के ऊपर विश्वास इस तरह से करती है कि हमने 2025 को अगर उद्योग वर्ष के रूप में मनाया तो 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश इस मध्य प्रदेश में आया है और ये 4 लाख करोड़ तक पहुंचने की स्थिति में। अब उसके बाद ये 2026 का वर्ष और अब से लेकर आगे के 3 वर्ष हमने जो किसानों को समर्पित किए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो किसानों को समर्पित किए हैं, आप मानिए किसानों में इस बात को लेके भारी प्रसन्नता और खुशी का माहौल है। उसका कारण है, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे क्या 2027 में गेहूं खरीदा गया? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 5 साल के लिए जो जो संकल्प लिए हैं उनको अक्षर से पूर्ण करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अपनी एक साख है। उस साख को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहा है। 2600 रुपए में हम गेहूं खरीद रहे हैं इस वक्त, और आगे आने वाले 2028 तक 2700 और बल्कि 2700 से ऊपर जाने की स्थिति में डॉक्टर मोहन यादव जी रहेंगे। हमने अगर भावांतर की बात की तो भावांतर दिया, मतलब किसान को हर समय जो एक सोच है कि हम जवान को मजबूत करेंगे बॉर्डर के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो लोगों ने देखा है। और अब हम किसान को मजबूत करेंगे अपने खेत और किसान और उसकी सिंचाई की व्यवस्था के अंदर। और उस दिशा में मोहन सरकार ने जो अपना संकल्प लिया है, उस संकल्प पे आगे बढ़ रही है। चाहे भले ही वो लाडली बहना की बात हो, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे जितने भी संकल्प हमारे घोषणा पत्र में हैं, हम सबको लेके आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए कांग्रेस की बौखलाहट है। 11 तारीख को ये जो बहुत बड़ा निर्णय डॉक्टर मोहन यादव जी लेना चाहते हैं, उस निर्णय के साथ पूरे मध्य प्रदेश का किसान खड़ा है। और उस किसान की चिंता में, चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे उसके जो किसान का उत्पादन है उससे फूड प्रोसेसिंग से लेके और तमाम सारे ऐसे उद्योगों को आगे बढ़ाने की बात हो, उन सारी दिशाओं में काम अब 2026 में बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं आपको बताऊं। जी भट्ट साहब, मध्य प्रदेश आज अन्न उत्पादन में देश के फ्रंटलाइन स्टेट्स में से एक है, तो ये कहना तो गलत होगा
कि किसानों को अनाज उत्पादन के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो सिंचाई हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, उनके लिए वास्तविक रूप से मदद नहीं मिली। अगर आज हम पंजाब को पीछे छोड़ चुके हैं गेहूं उत्पादन में, तो निश्चित तौर पर, और कृषि कर्मण पुरस्कार जो बीते कई वर्षों से मध्य प्रदेश को मिला है, सवाल ये है कि इन सब के बाद भी किसान की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं संभली? क्योंकि किसान को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिशें हैं वो नहीं हो पाई। जैविक खेती का रकबा देश में अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, और उसका कारण ये है कि किसानों की गरीबी, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किसानों के पास इतनी सक्षमता नहीं है कि वो रासायनिक उर्वरक खरीद सकें या तमाम और फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकें। अगर हम किसान को जैविक खेती, नवीनतम खेती, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खेत के पास उपलब्ध कराते हुए आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम कितने प्रयास कर लें, हम लाडली बहना की तरह किसान को भी हर महीने 5,000, 2,500, 10,000 रुपए देने की व्यवस्था कर दें, तब भी किसान की माली हालत में कोई सुधार नहीं होगा। जी देखिए, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप उसको हर महीने पैसा देते चले। अभी आप तो देखिए कि लाडली बहना के चक्कर में आपके बजट की क्या स्थिति हो गई है। तो ये कोई एक तरीका नहीं होता कि किसी को हम मदद उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकती है सरकार, इस बात पर बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए। अभी आप देखिए कि भावांतर योजना है या दीगर जो 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं, 6,000 केंद्र से मिल रहे हैं, 6,000 सरकार दे रही है, 1,000 रुपये महीना उनको अतिरिक्त दिया जा रहा है। लेकिन उनकी जो वास्तविक ज़रूरतें हैं, जैसे खाद है, आपकी यूरिया है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, बीज है, बीज निगम में बीज नहीं मिलता है, कई किसानों का कहना है कि हमको बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, इस जो प्रशासनिक अव्यवस्था है उसको सुधारना होगा। जैसे आप देखिए कि अभी कई कलेक्टरों ने एक टोकन बांट के खाद की व्यवस्था की थी, वो एक अच्छा प्रयोग था और उसमें तमाम लोगों को परेशानी नहीं हुई। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जैसे बिजली का संकट है, आप देखिए गाँव में अभी भी बिजली पूरे 24 घंटे नहीं मिलती है, अक्सर रात में बिजली आती है। उस समय रात में आपको जाके अपने खेत में काम करना पड़ता है, आपके साथ लेबर नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं। दूसरा फिर आपका जो समर्थन मूल्य का मसला है वो बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। केंद्र शासन के खिलाफ भी कांग्रेस किसानों ने बड़ा भारी आंदोलन किया था, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकार का मानना है कि इतनी तरह की फसलें हैं, उनमें सब में समर्थन मूल्य देना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो अभी एक प्रयोग किया जा रहा है मोहन सरकार के द्वारा, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की कोणी सोचती है और उसको मालूम है कि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो अभी से अगर किसानों को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है, जो 2028 के चुनाव में इसका प्रतिफल उनको मिलेगा ऐसा उनका सोचना है, तो ठीक है। अगर वो अपने स्वार्थ के लिए भी अगर किसानों के बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि किसान अगर नहीं होगा तो हमारे देश में अनाज कहाँ से उत्पादन होगा, और जब अनाज नहीं होगा तो कैसी स्थिति हो जाती है भुखमरी की। ये तमाम जो आसपास के दूसरे देश हैं, जैसे उनमें आपने ये स्थिति देखी होगी कि भूख से लोगों की मौत, अब तो खैर नहीं होती है भूख से मौत, लेकिन फिर भी अगर आपका किसान अनाज नहीं उगाएगा, उसको वास्तव में किसान को जो चीज़ें चाहिए हैं वो नहीं मिल पाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जब फसल खराब हो जाती है तो उसमें मुआवजा बहुत कम मिलता है। 1 एकड़ में 6,000 रुपये का मुआवजा मिलता है। तो 6,000 रुपये का मुआवजा जब मिलता है उसमें भी पटवारी रिश्वत मांगता है, तहसीलदार रिश्वत मांगता है। तो ये तमाम जो प्रशासनिक अव्यवस्थाएँ हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आपका ये जो किसान जो संकल्प ले रहे हैं आप किसानों के भले के लिए, वो फलीभूत हो पाएगा। बिल्कुल, और दूसरी तरफ भी ले जाना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये है कि अब सभी पार्टियां चुनाव जीतने की एक मशीन के रूप में तैयार कर रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाती है, कर्नाटक में भी यही बात उठ जाती है, और ये तमाम चीज़ें सरकारों की, बीजेपी की बात करें तो लाडली बहना का आपने जिक्र किया। अब अगर आप ऐसे आगे बढ़ते रहे तो फिर क्या होगा? मैं बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी है ये कि अब पेंशन जो है, कई कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन उनके मूल वेतन से जब वो सेवानिवृत्त हुए उससे अधिक उनकी पेंशन बन जाती है। ये किस तरह की व्यवस्था है? आप इन सारी चीज, आज 80% मध्य प्रदेश सरकार की राशि वेतन, भत्ते और लाडली बहना जैसी स्कीम पर खर्च हो रही। 20% राशि है। यह देश की हर सरकार की स्थिति है। आपके पास 20 से 25% राशि है
वेट के रिजीम में और जीएसटी के रिजीम में राज्यों के पास अब टैक्सेशन के अधिकार नहीं है। कहां से करेंगे हम? कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए, समाजवादी आ जाए, पैसा कहां से लाएंगे आप? गौतम साहब। देखिए शरद जी, मैं चैतन्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी शायद इसको वोट बैंक के दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार की पहल कर रही है। लेकिन चैतन्य जी, हमको भी पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की दृष्टि से इवेंट मैनेजमेंट जरूर करती है, लेकिन उस वोट बैंक को अपने स्वार्थ के बावजूद भी, उसके स्वार्थ पूरे भी हो जाए तब भी उस वोट बैंक के लिए कभी कुछ करती नहीं। इस सरकार के बारे में तो एक ही स्टेटमेंट बहुत काफी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में नवजातों को चूहे कुतर कर मार डालते हैं अस्पतालों में। यहाँ पर जब बच्चा ड्यूटी के लिए निकलता है तो उसे विधायकों की बसें कुचल देती है रास्ते में और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती उन बसों पर। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो जिम्मेदार थे उन पर छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर दी गई इंदौर में 17 मौतों के बाद में, लेकिन बड़े जो मगरमच्छ उन पर एक में भी कार्रवाई नहीं हुई, चाहे महापौर हो चाहे मंत्री हो, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी कार्रवाई तो मुख्यमंत्री को खुद अपने स्वयं पर करना चाहिए। प्रभारी मंत्री है इंदौर के और उनके रहते अगर इंदौर में पानी के रूप में जहर बढ़ जाए तो उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उदाहरण लेना चाहिए उनको लाल बहादुर किसानों पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहिए। मैं नहीं कहता इंदौर का विषय गंभीर नहीं है, किसानों पर बात करिए। जी, मैं इंदौर का निवासी हूं और इंदौर के दर्द को महसूस कर रहा हूं और इनकी टाइमिंग को भी भली भांति समझ रहा हूं कि जो 11 तारीख का टाइमिंग रखा है वो इसलिए रखा है कि 12 तारीख का जो कार्यक्रम है कांग्रेस का उसको डाइल्यूट किया जा सके। मैं इनके सब प्रोपेगेंडा को समझता हूं, इसलिए मैं जानता हूं और मैं खुले रूप से कहूंगा कि किसानों की इनको कोई चिंता नहीं है। 2022 में वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, 2022 के बाद आज 2026 हो गया है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी तो दूर, उनको लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। जो किसान यूरिया के लिए, खाद बीज के लिए लाइनों में लग रहा है उसको लाठियां परोसी जा रही हैं। लेकिन ये किसान हितैषी बनने की जो बातें हैं ये अभी भी अगर सरकार करती है तो मैं समझता हूं लाना चाहिए सरकार पर कि 22 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बजाय ये कह रही है कि हम किसानों के लिए मोहन जी जवाब दीजिए। जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं इनकी चिंता कतई किसानों की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार है और उसी दिशा में अपना एक एक कदम मजबूती से बढ़ा रही है और उसी का परिणाम है कि 3 वर्ष का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। इस मध्य प्रदेश में किसानों की दिशा और दशा दोनों जितनी है उससे सैकड़ों गुना आगे हम बढ़ाने का काम इन 3 वर्षों में करेंगे, जिसकी शुरुआत 11 तारीख को माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रही है। और इस वक्त ये जो मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं वो इसलिए है कि ये किसानों के हितैषी नहीं है। इन्होंने अपने जब भी इनका शासन था भारतीय जनता पार्टी को किसानों की दोगुनी आमदनी का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी किसानों की दोगुनी आमदनी का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या हुआ उस वादे का? माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कितनी योजनाओं का वो किसानों को लाभ देना चाहते हैं और कितना दूरगामी परिणाम आपकी बात पूरी हो जाने दीजिए। समय रहा तो मैं आपको अवसर दूंगा। गौतम जी आपको अवसर मिलेगा। जी शरद जी आपके डिबेट में कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। मैं और डिबेटों की नहीं बात करता, पर आपके यहाँ जिसको अवसर मिलता है वो अपनी बात कहता है और उसको बात करने का अवसर होना चाहिए। ये सब्जी मंडी का माहौल नहीं बने। आप को मैं कहना चाहता हूं, गौतम जी जब बोले मैं बिल्कुल शांत रहा, पर आपको सुनने का धैर्य भी रखना पड़ेगा और आपको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियां और रीतियां किसानों के हित में जो 11 तारीख को जिनकी घोषणा हो रही है उसका जो भय आपको सता रहा है वो निश्चित ही सत्य है। और आप चाहे जितना चिल्लाइए, किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और उसके लिए एक एक कदम, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे उसको लाभ की खेती बनाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से जितने फूड के प्रोसेसिंग प्लांट से लेके किसानों को उद्योग की दिशा में मोड़ने की बात हो, उन सारी ही दिशाओं में बहुत बड़ा कदम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उठाने वाली है। और इसलिए ये कांग्रेस की चिंता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अगर 2025 उद्योग को समर्पित किया तो उद्योग मध्य प्रदेश में जिस तेजी से आ रहे हैं, जिस तेजी से उनकी शुरुआत हुई है, चाहे सौर ऊर्जा की बात हो चाहे वो अन्य उद्योगों की बात हो, उसका सफलतम वर्ष 2025 रहा और 2026 भी उसी दिशा में अग्रसर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार दिल करता है, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं,
कि कई बार ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी आचार संहिता बनाकर ये तय करें कि कुछ मसलों पर हम सियासत नहीं करेंगे, उसमें किसानों का मसला सबसे अहम होना चाहिए। कि कहीं तो आप छोड़ दीजिए, कहीं तो आप कुछ चीज़ें तो छोड़ दीजिए, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों मिलकर बैठें। हालांकि सब कल्पना की बातें लगती हैं, संभव नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दुनिया के अगर सबसे बड़े और सम्मानित लोकतंत्र में से एक हैं, तो हम क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों पार्टियां बैठें, किसानों के हित में अच्छे निर्णय करें और भारत ये बताए दुनिया के सामने कि हम क्यों बेहतर हैं, हम क्यों अच्छे हैं। अगर हम कभी आगे बढ़े थे और हम दुनिया में एक समय विश्व गुरु जैसी हैसियत रखते थे, जिसका दावा बार बार सामने आता है, तो उसकी वजह क्या थी। विलियम डैलिम्पल की किताब गोल्डन रूट अगर ये बताती है कि भारत एक समय अपनी व्यापार शक्ति से एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत था और पूरा विश्व उसके सामने झुकता था, तो उसकी वजह क्या थी। तलवार नहीं थी, हमारी विनम्रता थी, मिलजुल कर चलना था। किसी भी देश में हम गए तो हम अपनी संस्कृति के बीज हमने छोड़े, लेकिन हमने किसी से ये नहीं कहा कि आप ऐसे हो जाइए, आप में ये खराबी है, ऐसा है, वो है। यही भारत की ताकत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब किसानों के मसले पर कुछ मजबूत फैसले होंगे और उसके साथ ही ये भी सोचिए कि आप अपने ख़जाने को कैसे ताकतवर बना सकते हैं, क्योंकि सही बात है चुनाव जीतना हर पार्टी का सपना है, लेकिन अगर आप चुनाव जीतने के लिए ख़जाना इसी तरह खाली करते चले गए तो चुनौती बहुत बढ़ती चली जाएगी। एक बार फिर धन्यवाद आप सभी का। आगे